अच्छा, कल से एक न्यूज़ वायरल हुई है लूक मकटागनियर की। न्यूज़ ये है कि लूक मकटागनियर जो फ्रेंच एक वायरोलॉजिस्ट है, वो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मीडिया, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाद में हम आते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाए हैं 2 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी। और उनके साथ दो बातें और की, एडीई की बात की है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट की बात की है, और वैक्सीन की वजह से वायरेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये 2-3 बातें की उन्होंने। अब लोग इनको सच समझने लगे बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर कुछ देखे, बग़ैर कुछ समझे। तो मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा, तो मैं कहा मैं इसको स्टडी करके ख़ुद देख लेता हूँ। मैंने एक छोटा सा थोड़ा बहुत मैंने इस पर स्टडी किया, कुछ 4-5 घंटे मैंने इसको दिए, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, मैंने कुछ लेक्चर्स देखे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि उन्होंने ये कहा था कि 2 साल के अंदर उन लोगों की डेथ हो जाएगी जिन्होंने वैक्सीन लगवाए। ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, ना उनकी छोटी सी इंटरव्यू वायरल हुई है, ना उसमें कोई बात है, ना फ्रेंच मीडिया से कोई बात मिलती है, ना किसी और मीडिया से, ना किसी न्यूज़ से। सिर्फ ये एक व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज था, जो लोगों ने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को फॉरवर्ड कर लिया था। किसी ने ये बात कह दी कि ठीक है, उन्होंने जो पहले जो बात कही थी उसके साथ उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि 2 साल के बाद वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाया वो मर जाएंगे। तो ये बात, सबसे पहली बात जो मैं क्लियर कर दूं कि ये इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, ये जस्ट मफरूज़े हैं, लोगों ने ख़ुद ये बात ऐड कर दी है। अब आते हैं लूक मोंटाग्नियर की तरफ। हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट। उन्होंने जो एड्स बीमारी है, HIV वायरस को उन्होंने डिस्कवर किया था, जिस पर 2008 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब इनकी हैं तो साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज़ मिला ज़ाहिर है। तो लेकिन नोबेल प्राइज़ के बाद फ्रेंच मीडिया उसके बारे में क्या कहता है, जो फ्रेंच साइंटिस्ट है उन्होंने इसकी क्या प्रोफाइल बनाई है, जो फ्रेंच नेशनल है वो इसके बारे में क्या बोलते हैं, उसकी तरफ थोड़ा आते हैं। यूरो ने उसका एक आज आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें था कि फ्रेंच साइंटिस्ट या फ्रेंच मीडिया, फ्रेंच नेशनल्स ये कहते हैं कि जब से लूक मोंटाग्नियर को नोबेल प्राइज़ मिला है, उसके बाद से साइंस को, मेडिकल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। वो कैसे? इस तरह के फ़जूल आइडियाज़, इस तरह की फ़जूल थ्योरीज़ इसने पहले भी बहुत सारी पेश की है और अब भी पेश कर रहा है। तो पहले उसने थ्योरी दी थी 2012 में। थ्योरी उसने ये दी थी कि जो बैक्टीरिया में DNA है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज़ करता है, जो कि वो बाद में साबित नहीं कर सका। कोई पेपर, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कुछ नहीं उसके पास। उसके बाद वो रिट्रैक्ट कर दिया उसने। उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह बहुत सारी और भी बातें हुई, लेकिन हम डायरेक्ट कोविड-19 की तरफ आते हैं। 1 जनवरी 2020 में जब स्टार्ट था कोविड-19 का, उस टाइम भी जो एक बंदे ने कहा था, या एक साइंटिस्ट ने कहा था कि ये जो वायरस है ये वुहान में बना हुआ है। तो वो ये लूक मोंटाग्नियर था जिन्होंने कहा ये वायरस वुहान में बना हुआ है। उसने किस बेस पे कहा? उसने कहा कि जो स्पाइक प्रोटीन है उसका जो सीक्वेंस है, अमीनो एसिड सीक्वेंस, ये HIV और जो मलेरिया के वायरसेस हैं इनसे मुशाबियत रखता है। तो उस बेस पे, लेकिन फिर 2 फरवरी में, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 महीने के बाद, उसने फिर अपनी बात वापस ले ली कि नहीं, फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, हम इस पे काम कर रहे हैं, बाद में हम बताएंगे कि ये नेचुरल था या आर्टिफिशियल था। उसके बाद उसका कोई पेपर नहीं आया, कोई एविडेंस कुछ नहीं आया, कुछ भी वो साबित नहीं कर सका। अब बात आई इस तरफ। पहली बात तो मैंने क्लियर कर दी कि ये जो लोग समझ रहे हैं कि 2 साल बाद लोगों की डेथ हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने और तो बातें कही हैं उन्होंने, लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही है। हम लोगों ने मैसेज फॉरवर्ड हुआ व्हाट्सएप में, लोगों ने कुछ बातें मसालेदार और ऐड कर दी, और बस ये बात आगे आ गई। अब उन्होंने जो 2 बातें की हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। पहली बात तो ये कि जो लूक मोंटाग्नियर है, वो जो फ्रेंच मीडिया के मुताबिक मैं आपको कह रहा हूँ कि वो अपनी इस नोबेल प्राइज़ का गलत फ़ायदा उठा रहा है। किस तरह? इस तरह के आइडियाज़, इस तरह की थ्योरीज़ देके जो मैंने आपके सामने अभी बता दिए। तो वो स्टार्ट से वो होम्योपैथिक माइंड का है, वो एंटी वैक्सीनेशन बंदा है,
बहुत सारे इससे पहली बार नहीं है कि वो अभी कोविड-19 के वैक्सीन पर वो रिएक्ट कर रहा है। इससे पहले भी जितनी भी वैक्सीनेशन हुई है उस पर वो इसी तरह का रिएक्शन दे रहा है, मतलब कि वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए वो सब कुछ। अकेला ये बंदा भी नहीं, इसके साथ और भी साइंटिस्ट हैं। तो उसने 2 बातें क्या कही हैं। वो अपना जो बात है वो क्या बात वो पेश कर रहा है, उसकी थ्योरी क्या है। उसने 2 बातें की है। एक है एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट, जिसको लोग गलत ले रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट ये है कि हमने वैक्सीन लगवाया, वैक्सीन के बाद बॉडी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी। बॉडी से जब एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, लोग ये समझ रहे हैं कि ये एंटीबॉडीज़ इंक्रीज़ होना शुरू होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। उसके बाद इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगी कि हमारी जो ब्लड है उसको कंसनट्रेट कर गई और ब्लड क्लॉटिंग शुरू होगी और हम मर गए। यार कोई साउथ इंडियन मूवी है? इस तरह थोड़ी होता है। अब हमारे बॉडी का एक प्रॉपर सिस्टम है, कितनी एंटीबॉडीज़ बननी है, कब बननी है, उसके लिए एंटीजन या स्पाइक प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, एक सिग्नल की ज़रूरत होती है, प्रॉपर वे है। तो उसके बगैर तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं, ये बंदा क्या कह रहा है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट क्या है। एक्चुअल में एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट ये है कि जब हम वैक्सीन लगवा लें और वैक्सीन के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हों। ये कहता है, ये जो थ्योरी है, ये जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट है, वो ये है कि ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, ये इस स्पाइक प्रोटीन को या जो एंटीजन हमारे पास आया या जो वायरस हमारे पास आया उसको न्यूट्रलाइज करने की बजाय, उसको न्यूट्रलाइज तो नहीं कर सकता, उसको मैक्रोफेजेस के सामने पेश तो नहीं कर सकता, उसकी बजाय ये करता है हमारे सेल्स को और ज़्यादा वायरस के सामने पेश कर देता है, मतलब ताकि वायरस उस पर बहुत जल्दी अटैक कर सके। जो हमारे पास ADE है उसका सिंपल मतलब ये है कि एंटीबॉडीज़ बजाय हमें फ़ायदा देने के हमें नुकसान देता है। किस तरह? हमारे सेल्स को और ज़्यादा आश्कारा कर देता है उन वायरसेस के सामने, ताकि वायरस जल्दी उस पर अटैक कर सके, उसके अंदर जा सके, उसके अंदर डिवाइड हो सके। ADE ये बोलता है एक्चुअली। अब ये होता कब है? अब ये तब होता है जब सीरोटाइप, एक वायरस पे सीरोटाइप, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सीरोटाइप अगर एक वायरस में ज़्यादा है तो उनमें ये, अब जो कोविड-19 है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसकी सीरोटाइप सेम है, उसमें कोई इस तरह कोई बात है नहीं, तो उसकी वैक्सीनेशन है, उसमें ADE का कोई सीन बनता नहीं है। अब ADE क्या होता है कि लुक मोंटाग्नेर ये कह रहा है कि अगर मैंने मतलब एक बंदे की वैक्सीनेशन हो गई है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं, वायरस ने उस पर अटैक किया, कोविड-19 वायरस ने उस पर अटैक किया, और अब ये जो एंटीबॉडीज़ बनी है ये उन वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स पर लगने की बजाय उस वायरस के उन जगहों पर लग जाते हैं जहाँ पे स्पाइक प्रोटीन्स नहीं है। स्पाइक प्रोटीन से अलग अगर कहीं ये एंटीबॉडीज़ लग जाए तो उसको बाइंडिंग एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। अब ये कहता है कि एंटीबॉडीज़, जो बाइंडिंग एंटीबॉडीज़, ये क्या करते हैं, ये हमारे सेल्स को और ज़्यादा मतलब ज़ाहिर कर लेते हैं उन वायरस को, ताकि वो ईज़िली अटैक कर सकें। लाइक उनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, ये एंटीबॉडीज़ उनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ये बंदा इग्नोर कर रहा है कि जब एंटीबॉडी एक वायरस पे या किसी बाहर की बॉडी पे लगता है, एंटीबॉडी उसके साथ बाइंडिंग एंटीबॉडी आती है, तो वो बाइंडिंग एंटीबॉडी कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। जब कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो वो मैक्रोफेजेस आते हैं, मैक्रोफेजेस उसको अटैक करके उसको डिजॉल्व कर देते हैं, पेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। वो चीज़ ये निकाल रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि सपोज़, ये चीज़ नहीं, सपोज़ क्यों कर रहे हैं भाई? सपोज़ तो इन चीज़ में है ही नहीं। जब एक कम्प्लीमेंट सिस्टम, आप पूरे इनेट आर्म को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि इग्नोर नहीं होगा। पेगोसाइटोसिस को कम्प्लीटली वो इग्नोर कर रहे हैं कि जब अगर पेगोसाइटोसिस नहीं होता, अगर नहीं, वो कहता है नहीं होता, हालांकि पेगोसाइटोसिस अगर ना हो, मैक्रोफेजेस ना हो, नेचुरल किलर सेल्स ना हो, डेंड्राइटिक सेल्स ना हो, तो हम कल तक भी ज़िंदा नहीं रह सकते। बग़ैर किसी वायरस के हम कल तक भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अब दूसरी बात आती है किसकी तरफ, कि वैक्सीन हमारे पास वेरिएंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब दूसरे म्यूटेंट्स आ रहे हैं वैक्सीन की वजह से।
वैक्सीन की वजह से कोई म्यूटेंट्स नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं कि जो भी आरएनए वायरस है, लाइक जो हमारे पास कोरोना वायरस है, ये आरएनए वायरस है। अब आरएनए वायरसेस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में अगर डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उस डीएनए रेप्लिकेशन के बाद उसमें अगर डीएनए में कोई जो रेप्लिकेटेड डीएनए उसमें अगर कोई एरर हो तो उसकी प्रॉफ रीडिंग होती है। उसके बाद वो एरर निकाले जाते हैं ताकि कोई म्यूटेशन ना हो। अब होता क्या कि जो आरएनए वायरसेस हैं उनमें इसके बाद रेप्लिकेशन के बाद कोई वो नहीं होती प्रॉफ रीडिंग, अगर होती भी तो बहुत कम होती है, एफिशिएंटली नहीं होती। तो उसकी वजह से म्यूटेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ये ज़रूरी नहीं। अब बंदा क्या कह रहा है कि ये जो वेरिएंट्स या ये जो म्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये वैक्सीन की वजह से, हालांकि वैक्सीन की वजह से अगर वैक्सीन ना हो तो भी इन वायरसेस में जो कोरोना वायरस के वैक्सीन है या इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन है, इनमें ये ताकत है कि वो म्यूटेंट्स उन म्यूटेशन हो जाए। ये तो बात ये हो रही है। हालांकि उनमें बग़ैर किसी वैक्सीन के भी उनमें अगर वैक्सीन ना हो तब भी अगर एक बंदा वैक्सीन ना लगवाता तब भी उसमें म्यूटेशन होगी, म्यूटेंट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर नेचुरली वो इन्फेक्टेड हो तब भी उसमें वेरिएंट्स प्रोड्यूस होंगे। और ये जो वेरिएंट्स प्रोडक्शन का यहाँ भी वो टोटल जो इनेट आर्म है उसको इस बार फिर वो इग्नोर कर रहे हैं कि अगर हम इनेट आर्म को इग्नोर कर लें तो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू वेरिएंट्स प्रोड्यूस होंगे जो कि नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक या नेक्स्ट इंडिविजुअल तक वो ट्रांसफ़र होंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन की वजह से अगर थोड़े वेरिएंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो नेचुरल जो हमारे पास वो है, अगर नेचुरली हम इन्फेक्टेड हो जाएं तो उसकी वजह से और ज़्यादा उस वैक्सीन की बजाय उससे ज़्यादा अगर प्रोड्यूस होते हैं, वैक्सीन की वजह से प्रोड्यूस वैसे होते नहीं है, जैसे बाद में आऊँगा। तो जो वेरिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं वैक्सीन की वजह से बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होते। दो बातें थी एडीई की थी जो बिल्कुल नॉनसेंस बात थी, जो ह्यूमंस में अभी तक कोई उसका कोई प्रूफ कुछ नहीं है, किसी भी तरह हिस्टोरिकल कोई एविडेंस उसका है नहीं। उसमें यह कि ये जो प्रोसेस है एडी कुछ वायरसेस के सिवा ये सिर्फ जो इन विट्रो है हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड कंडीशन में, एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट पे कंटेनर में मुमकिन है। कंटेनर में हम ये चीज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये प्रोसेस होता है। लेकिन ह्यूमंस में किसी भी वैक्सीन में आज तक कहीं भी साबित नहीं हुआ, ना कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ है जिसने ये साबित किया। इसके बाद जो भी पेपर इन्होंने जो ये बातें की हैं, उन्होंने ऐसा कोई इन्होंने आर्टिकल पब्लिश नहीं किया, कोई पेपर उनके पास नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ बातें की हैं। ठीक है। इस पर डॉक्टर विपाल इंडियन एक डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं, वो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे पास जो सेकंड वेव हमारे पास इंडिया में अभी आया था उसमें 97% लोग वो थे जो नेचुरली इन्फेक्टेड थे, मतलब जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया था। 97% जो डेथ्स थी वो इन लोगों की थी। और 3% वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाए थे, वो भी इन्फेक्टेड होने के बाद जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी ऐसी कोई डेथ हमारे पास नहीं आई। तो यूरो ने उसमें 2 महीने पहले 5 अप्रैल को ओनील ने एक वायरोलॉजिस्ट है वो भी, उन्होंने यूरो न्यूज़ में ये कहा था कि जो वैक्सीन है, चाहे वो कोविड-19 की हो, चाहे वो बाकी जितने भी डिजीज़ हो, वायरसेस हो, उनके डिजीज़ नहीं वायरसेस उनके अगर वैक्सीन है तो वो इस म्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करने को कम करते हैं, म्यूटेशन इनको रोकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास जितनी ज़्यादा डिवीज़न होगी, जितनी ज़्यादा एक दूसरे से एक इंडिविजुअल से दूसरे में इंडिविजुअल में ये वायरस फैलेगी, उतनी ही ज़्यादा उसमें म्यूटेशन आएगी। चूँकि वैक्सीन उसको फैलने से भी रोकता है, उसकी डिवीज़न भी रोकता है, तो वैक्सीन बजाय उसकी वेरिएंट्स प्रोड्यूस करने के वो उसको कम करता है, उसको कंट्रोल करता है। 100% सेफ है कोविड-19 वैक्सीन। ये जस्ट फजूल बातें जो मीडिया पे चल रही हैं। तो अब इसके पीछे जो वैक्सीन वेरिएंट्स जो प्रोड्यूस कर रहा है या फिर एडीई का, ये मुकम्मल प्रोसेस है। आप आर्टिकल्स इस पे पढ़ सकते हैं मुकम्मल। लेकिन बात यहाँ हर बंदा मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाला है तो नहीं। तो बात हमें समझने की ये है कि ये चीज़ अभी तक कोई मेडिकली ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। जो बातें कही हैं बिल्कुल सिर्फ फजूल बातें, मफरूज़े हैं और कुछ भी नहीं है। थैंक यू।